हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। बात करेंगे एंटी एपिलेप्टिक्स के बारे में। एपिलेप्सी इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी जनरली occur in 0.5 to 1% of population. It is a chronic disorder characterized by recurrent seizures often accompanied by episodes of unconsciousness or amnesia. तो ये क्या कंडीशन रहती है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें सीजर्स आते हैं और अनकॉन्शियसनेस रहता है एंड एमनेसिया मेमोरी लॉस की कंडीशन रहती है। तो इट इज जनरली अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन फंक्शन। जब हमारा ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो उस टाइम पर ये डिसीज देखने को मिलती है। तो सीजर्स इंडिकेट अ ट्रांजिएंट ऑल्टरेशन इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर फायरिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स। सीजर्स क्या होता है? सीजर्स में क्या रहता है, जनरली पेशेंट का बिहेवियर चेंज होने लगता है क्योंकि हमारे ब्रेन जब प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ब्रेन में जब न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो मैसेज ट्रांसफर होता है तब वो प्रॉपरली नहीं होता है, तो जिससे हमारे ब्रेन में जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है, तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऑल्टरेशन इन बिहेवियर। तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीजर्स। इट मे बी ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूड ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ, हेड इंजरी, चाइल्डहुड फीवर, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस एंड ड्रग इंड्यूस। तो सीजर्स कैसे कैसे हो सकता है? ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है, जब कोई ट्रॉमा हो जाए बर्थ के टाइम पे, या फिर हेड इंजरी की वजह से, चाइल्डहुड फीवर, ब्रेन ट्यूमर और मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन की जो मेनिंजेस लाइनिंग होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, और ड्रग इंड्यूस, किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये कंडीशन रहती है सीजर्स की। अब सीजर्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है टू टाइप में, पार्शियल सीजर एंड जनरलाइज सीजर। The first is partial seizure. Account for 60% of all epilepsies and begin focally in the cortex. Generally सारी epilepsy का 60% जो रहता है वो partial fever रहता है, partial seizures रहता है। ये कैसे होता है? जो ब्रेन में जो cortex region है वहां से ये स्टार्ट होता है। इट इज क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स में से क्लासिफाई किया गया है, सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो सिंपल पार्शियल सीजर्स में इट इज लास्ट 1/2 to 1 minute। इसका टाइमिंग रहता है 1/2 to 1 minute रहता है। Convulsions are confined to a group of muscles or locally sensory disturbance depending on the area of cortex involved in the seizure without loss of consciousness। तो इसमें क्या रहता है? कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है, सेंसरी नर्व्स का जो फ्लो रहता है वो बिगड़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या रहता है? सिंपल कॉर्टेक्स वाला जो एरिया रहता है ब्रेन का वो इफेक्टेड होता है, पेशेंट कॉन्शियसनेस लॉस नहीं करता है, और ये 1/2 to 1 minute का रहता है, सिंपल पार्शियल सीजर। सेकंड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो इसमें क्या है? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय purposeless movement like a lips making, hand wringing and swallowing that lasts for 30 seconds to 2 minutes। इसमें क्या रहता है? कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, जैसे लिप्स मेकिंग, हैंड रिंगिंग, हाथों को शेक होते हैं हाथ, एंड स्वेलोइंग, इस तरह के मूवमेंट्स रहते हैं कुछ। ये 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स तक रहता है। कॉन्शियसनेस है इम्पेयर्ड, मतलब पेशेंट को कभी कभी होश आता है फिर वो बेहोश रहता है, मतलब ये इम्पेयर कंडीशन रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्शियल सीजर, जो जनरली 60% ऑफ पेशेंट में देखने को मिलता है। सेकेंड आता है जनरलाइज सीजर। अकाउंट फॉर 40% ऑफ ऑल एपिलेप्सी इज यूजुअली जेनेटिक एटियोलॉजी। ये जनरली जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। एंड जनरलाइज सीजर अफेक्ट द होल ब्रेन। दे में बी पार्शियल सीजर जो रहता था वो केवल ब्रेन के कॉर्टेक्स वाले रीजन को अफेक्ट करता था, लेकिन जनरलाइज सीजर जो है वो होल ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। तो उसमें जो आता है फर्स्ट इज एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर को माइनर एपिलेप्सी या पेटिटमा सीजर भी बोलते हैं। प्रिविलेंट इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में होते हैं, लास्ट अबाउट 1/2 मिनट्स तक। मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है। द पर्सन स्टॉप्स ऑल ऑनगोइंग एक्टिविटी एंड द एपिसोड्स लास्ट फॉर अ ब्रीफ पीरियड, यूजुअली लेस टू 30 सेकेंड्स। तो इसमें क्या रहता है? पेशेंट कॉन्शियसनेस लॉस रहता है, और मतलब जो भी एक्टिविटी रहती है पर्सन में, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, कि जनरली 30 सेकेंड्स टू 1/2 मिनट तक ये सीजर रहते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड आता है मायोक्लोनिक सीजर। इन्वॉल्व अ सडन ब्रीफ शॉक लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो इसमें क्या रहता है? मसल्स में शॉक लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इट मे बी लिमिटेड टू अ पार्ट ऑफ बॉडी और मे बी अफेक्ट द होल बॉडी। कुछ पार्ट में भी हो सकता है या फिर पूरी बॉडी के पार्ट्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है एटोनिक सीजर।
drop attacks are characterized by sudden loss of postural tone or the person may drop to the ground or no obvious reason. Simple postural tone, जो बॉडी का पोस्चर रहता है वो चेंज हो जाता है, मतलब जो पोस्चर नॉर्मली रहता है बॉडी का तो वो एकदम से चेंज हो जाता है. पेशेंट जो है वो गिर भी सकता है, ठीक है, ग्राउंड पर विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन. तो ये रहता है एटोनिक सीजर में. लास्ट आता है इसमें टोनिक क्लोनिक सीजर. इसे हम ग्रैंडमल एपिलेप्सी भी कहते हैं. इस कैरेक्टराइज्ड बाय सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, फॉलोड बाय सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. दो फेज दे रखी है, एक होती है टोनिक फेज, ठीक है, एक होती है क्लोनिक फेज. टोनिक फेज जो रहती है वो कॉन्ट्रैक्शन की फेज कहलाती है, ठीक है. लास्ट फॉर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसे हम जर्क बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन. उसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा जिसे बोलते हैं क्लोनिक फेज, ठीक है. तो पेशेंट मतलब 1 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन होगा टोनिक एंड देन रिलैक्सेशन कॉल्ड एज क्लोनिक फेज. तो लास्टिंग फॉर 2 to 4 मिनट्स तक रिलैक्सेशन होता है. तो ये कंडीशन जो रहती है वो कहलाती है टोनिक क्लोनिक सीजर. सीरियस डिप्रेशन देन अकर्स एंड द पर्सन गोज टू इनटू अ स्लीप, ठीक है. तो सीरियस डिप्रेशन होने के कारण स्लीप भी हो सकती है. फिर नेक्स्ट आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस. is continuous or recurrent seizure of any variety without recovery of consciousness between the attack. मतलब ये इस तरीके का रहता है विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस को मतलब पेशेंट होश में नहीं आता है, उससे पहले दूसरा अटैक आ जाता है, ठीक है. तो इस तरह से रिकवरी होती है, एकदम रिकरेंट अटैक्स आते हैं, एक के बाद एक अटैक्स आते हैं विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेटस एपिलेप्टिकस. तो ये था क्लासिफिकेशन था एपिलेप्सी को, एपिलेप्सी को किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है. अब हम आते हैं नेक्स्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पर, कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए. तो इसका क्लासिफिकेशन देखें. फर्स्ट इज, इसको कैटेगराइज किया गया है, जनरली ये क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल के बेसिस पे से क्लासिफाई किया गया है. तो फर्स्ट आता है हाइडेंटोइंस. इसमें ड्रग आती है फाइनेटोइन एंड मीफाइनेटोइन. सेकेंड इज बार्बिट्रेट, फिनोबार्बिटोन एंड मेफोबार्बिटोन, ये ड्रग है. थर्ड इज डीऑक्सीबार्बिट्रेट, इसमें आती है प्रिमिडोन. इम्यूनोस्टिलबिन, इसमें ड्रग है कार्बामेजिपिन. फिफ्थ आता है सक्सिनिमाइड्स, इथोसक्सिमाइड. सिक्स्थ इज गाबा ट्रांसफिनेस इनहिबिटर, वेल्प्रोइक एसिड एंड विगाबैट्रिन. सेवेंथ इज बेंजोडाइजिपिन्स, डायजिपाम, क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम, क्लोराजिपेट. ये बेंजोडाइजिपिन एंड बार्बिट्रेट्स हम प्रीवियस लेक्चर में सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो टॉपिक है उसमें डिस्कस कर चुके हैं. तो वो बार्बिट्रेट्स एंड बेंजोडाइजिपिन भी हेल्पफुल होती है एपिलेप्सी में. न्यूअर एजेंट्स गाबा एनालॉग, गाबापेंटिन, विगाबैट्रिन एंड टेगापिन. हाँ, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को हम एंटी कन्वर्जन ड्रग भी बोलते हैं, ओके. फर्स्ट ड्रग आती है फाइनेटोइन, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, केमिकली से डाइफिनाइल हाइडेंटोइन बोलते हैं. was synthesized in 1908 but its anti-conversion property was discovered only in 1938. इसकी जो एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी, डिस्कवरी हुई थी, वो 1938 से देखी गई थी. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. Phenytoin causes a blockade of voltage-dependent sodium channels. It inhibits the generation of repeated active action potential. Okay, जनरली क्या होते हैं, एक मेन चीज इसमें यही रहती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं. Phenytoin is a sodium channel blocker. इसे डायग्राम दिख रहा है, ओके. इस डायग्राम में आपको और भी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि इसमें 3 कैटेगरी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम देखें तो 3 कैटेगरीज से रखी हैं. प्रोलॉन्गेशन, फाइनेटोइन, कार्बामेजिपिन, ये ड्रग्स हैं. तो इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो रहता है वो इसके बेसिस पे है. प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइजिपिन अदर ड्रग्स हैं. इनका जो एक्शन रहता है वो फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग. और जो अदर ड्रग्स आती है थर्ड कैटेगरी की, वो आती है इसमें इथोसक्सिमाइड्स, वेल्प्रोएट, ठीक है. तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन रहता है वो इनहिबिशन ऑफ पी टाइप ऑफ कैल्शियम करंट. तो हम तीनों ड्रग्स का जो कैटेगरी दे रखी है, इनका तीनों तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें फाइनेटोइन है,
तो फाइनिटोइन सिंपल क्या करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। जैसा कि सोडियम क्या करता है, सोडियम आयन जो है वो क्या करता है, सेल में कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होता है, जब बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या रहेगा, एपिलेप्सी की कंडीशन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या रहता है, सोडियम चैनल ब्लॉक करता है। प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, पहले सोडियम चैनल इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, देन कोई अदर स्टिमुलाई आता है बाहर से, उसके बाद उनका एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो सोडियम का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। तो ये ड्रग्स क्या करती है, सोडियम को लंबे समय तक इनएक्टिव फॉर्म में रखती हैं, इट मींस उनको एक्टिव नहीं होने देती हैं। ठीक है, तो ये सोडियम चैनल को सिंपल ये क्या है, ब्लॉकर है। सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी ड्रग, जिससे सोडियम जो है उनका ट्रांसफर नहीं होगा और सोडियम का चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो सिंपल इनका जो फिनिटोइन, कार्बेनज़ेपीन, वैल्प्रोएट, ठीक है, और अदर ड्रग्स दे रखी है, इन सबका क्लासिफिकेशन यही, सॉरी मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये ड्रग्स जो होती हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर है। अदर कैटेगरी देखें तो बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटरेट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है, जो रहता है एक गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनर होते हैं। ये गाबा के बाइंडिंग को बढ़ा देती हैं, किससे, बीटा रिसेप्टर से। उससे क्या होता है, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं एंड क्लोराइड आयंस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, सेल में रिलैक्सेशन होता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ मोड ऑफ एक्शन आता है इनहिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम करंट। इसमें मेन ड्रग आती है इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम का फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। वही है, कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं सेल में। तो हमें क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, सेल को रिलैक्स करना है, इसलिए कैल्शियम चैनल को बंद कर दिया, क्लोज कर देते हैं, जिससे कैल्शियम का फ्लो रुक जाएगा और इससे क्या होगा, सेल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, मोड ऑफ एक्शन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन फाइनिटोइन का। सीएनएस फाइनिटोइन हैज गुड एंटी सीजर एक्टिविटी। फाइनिटोइन की बहुत अच्छा एंटी सीजर एक्टिविटी रहता है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स अगेंस्ट जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए बहुत अच्छी ड्रग है, पार्शियल सीजर्स के लिए भी। इट ब्रिंग्स अबाउट इफेक्ट विदाउट कॉजिंग जनरल डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस। ये ड्रग क्या करती है, सीएनएस डिप्रेशन कॉज नहीं करती है। इसका एडीआर देखें तो nausea, vomiting, epigastric pain, anorexia. Second is diplopia. Diplopia is the double vision. ठीक है, नेक्स्ट इज एटैक्सिया, मतलब बॉडी का जो मूवमेंट है वो लॉस हो जाता है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। थर्ड इज जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया कंडीशन रहता है जब गम में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेमेशन इन गम्स, तो वो कंडीशन रहता है जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। नॉट मेंटेनिंग द गुड ओरल हाइजीन की वजह से क्या रहता है, इस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन। अगर हम एडवर्स इफेक्ट देखें, एंडोक्राइन हार्मोन्स पे इफेक्ट देती है। हिरोसिटिज्म, हिरोसिटिज्म क्या कंडीशन रहती है, हिरोसिटिज्म मतलब ये होता है कि मेंस में वुमेन के कैरेक्टर जनरेट होने लगते हैं, एक्ने एंड कार्सिनोमा ऑफ फेशियल फीचर्स। नेक्स्ट आता है हाइपरग्लाइसीमिया, भाई डायबिटीज की कंडीशन हो जाती है। डिक्रीज रिलीज ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन का रिलीज जो है वो कम हो जाता है, जिससे ओस्टियोमेलेशिया, हाइपोकैल्शियमिया, मतलब कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म विटामिन डी, जब विटामिन डी प्रॉपर नहीं बनेगा तो इसकी वजह से कैल्शियम की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एडीएच का रिलीज भी क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। Fifth are the hypersensitivity reactions, and sixth is megaloblastic anemia. Phenytoin decrease folate absorption and increases excretion. Folate absorption decrease हो जाता है, उस कंडीशन में megaloblastic anemia हो जाता है। तो ये था adverse effect of phenytoin. Okay, next is uses. इसका यूज फर्स्ट लाइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सबसे पहले इसी को रेफर किया जाता है एपिलेप्सी के कंडीशन में, क्योंकि इसके but less commonly used now because side effects are frequent and marginal overdose cause steep rise in plasma concentration producing a neurotoxicity. इसको पहले तो फर्स्ट लाइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग माना जाता है, लेकिन हम इसको कम यूज करते हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या है, अगर इसकी थोड़ी सी भी डोज ज्यादा हो जाती है बॉडी में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है, जिससे न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके इंडिकेशंस हैं, इसे यूज किस में करते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, पार्शियल सीजर्स, नॉट यूजफुल इन एब्सेंट सीजर्स, स्टेटस एपिलेप्टिकस। फाइनिटोइन को आईवी स्लो इंजेक्शन दिया जाता है
एंड थर्ड इज कार्डियक अरिथमिया, अरिथमिया भी देते हैं। फाइनेटोइन इज यूजफुल इन डिजिटलिस इंड्यूस अरिथमिया, ठीक है, जो डिजिटलिस से अरिथमिया इंड्यूस होता है तो उस कंडीशन में फाइनेटोइन को दिया जाता है। तो ये होता है फाइनेटोइन के बारे में जो इनएक्टिवेशन करती है सोडियम चैनल्स का। नेक्स्ट ड्रग आती है फेनोबार्बिटोन, was the first effective anti-epileptic drug to be introduced in 1912. It still remains one of the widely used drug. फेनोबार्बिटोन कॉमनली यूज ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लास्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। इसमें क्या है, गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके क्लोराइड चैनल को ओपन कर देती है। फार्माकोकाइनेटिक्स देखें, ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ फेनोबार्बिटोन इज स्लो बट कंप्लीट, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है इसका। अगर हम इसे ओरली लें तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो रहता है। 50% जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है इसकी। एडवर्स इफेक्ट्स देखें, सेडेशन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, टॉलरेंस डेवलप, लॉन्ग टाइम तक लेंगे तो उससे टॉलरेंस हो जाती है प्रोलॉन्ग यूज करने से। फेनोबार्बिटोन कैन आल्सो कॉज एटेक्सिया, मैंग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया लाइक फाइनेटोइन, स्किन रैशेस एंड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस। यूजेस देखें, इसका यूज हम करते हैं जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर्स में एंड पार्शियल सीजर्स में। नेक्स्ट आती है इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड इज अ सक्सिनिमाइड, इट रेज द सीजर्स थ्रेशोल्ड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही बताया है, टी करंट कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे कैल्शियम का फ्लो जो है वो रुक जाता है। एडवर्स इफेक्ट, nausea, vomiting, epigastric pain, gastric irritation, anorexia. CNS effect is drowsiness, fatigue. Hypersensitive reaction, rashes, urticaria has been reported. इसका जो यूज है ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द एक्शन सीजर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम वेल्प्रोइट, is a very effective anti-epileptic drug useful in many types of epilepsy, including absence seizure, partial seizures, and generalized tonic-clonic seizures. इन सब में ये useful होती है। Divalproic sodium is a combination of valproic acid and sodium valproate. The combination is said to have a better bioavailability and is better tolerated. मैकेनिज्म एक्शन इसका देखें तो इट एनहांस का एक्शन जो है गाबा पे भी रहता है, गाबा की बाइंडिंग को एनहांस करती है। सेकंड देखें, फाइनेटोइन की तरह एक्शन रहता है, मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है, और इसका इथोसक्सीमाइड की तरह भी एक्शन रहता है, ये कैल्शियम के फ्लो को डिक्रीज कर देती है। इट मींस सोडियम वेल्प्रोइड अगर हम देखें तो गाबा पे भी इसका एक्शन है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है एंड कैल्शियम चैनल को भी ये ब्लॉक करती है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट, nausea, vomiting, epigastric distress, tremor, sedation, ataxia, rashes and alopecia जो है वो उसकी रेयर है। Uses, useful in partial and generalized seizure. Valproic acid is particularly useful in absence seizure में भी useful है। In patient with both absence seizure and generalized tonic-clonic attacks, valproate is a drug of choice. मतलब valproate जो है absence seizure, generalized tonic-clonic seizure दोनों में इसे यूज की जाती है, ठीक है। It is a mood stabilizer in bipolar mood disorder, ठीक है, mood stabilizer की तरह भी इसको यूज करते हैं। ओके, It is all about the anti-epileptics. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज डिफाइन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या है, सिंपल डेफिनेशन देनी है। सेकंड इज गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फेनोबार्बिटोन एंड सोडियम वॉल्प्रोइट। थर्ड इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का सिंपल क्लासिफिकेशन देना है। फोर्थ इज गिव अ डिटेल नोट ऑन फाइनेटोइन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इथोसक्सीमाइड। ओके, ये था एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग के बारे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।